टेक्निकल कोचिंग क्लास के यूट्यूब चैनल पे मैं सुभाष जयपाल आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। दोस्तों एक सूचना दे रहा हूं मैं सभी को। दिनांक 1/6/2021 को नेक्स्ट आपका टेस्ट रखा जाएगा और जो टॉपिक वाइज जितने टॉपिक आपके कंप्लीट हुए हैं उन सभी टॉपिकों का टेस्ट होगा। तो सभी स्टूडेंट तैयारी को स्टार्ट कर ले। और एक चीज को मैं बता रहा हूं सभी को, कोई लड़के अपनी डबल ईमेल आईडी डालकर टेस्ट दे रहे हैं कि पहले उसमें आंसर की देख लें और दोबारा दे रहे हैं, तो वो मेरे को धोखा नहीं दे रहे, वो अपने आप को खुद को धोखा दे रहे हैं। आप कितने पाने में आपको पता नहीं लग पा रहा। अभी आपने किया, नकल मारी, दोबारा से पेपर कर दिया, किसका क्या लिया? मेरा कुछ लोगे? कुछ नहीं लोगे मेरा। आप जो धोखा दे रहे हो ना, वो खुद को धोखा दे रहे हो। आप अपने आप को खुद आप धोखा दे रहे हो और उसका आपको टाइम आने पर पता लग जाएगा कि सर हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ। होगा ऐसा कि आपके समझ से बाहर हो जाएगी बातें। अगर आप ऐसे कर रहे हो ना तो आप खुद के पैर काट रहे हो, आप अपने, मेरे नहीं कर रहे कुछ भी। तो सभी पढ़ना शुरू कर देना। इतनी क्लासें आपकी कंप्लीट हो जाएगी 1 तारीख तक। उन सभी का मैं टेस्ट लूंगा और टाइमिंग आपको पता ही है, 12 PM टू 2 PM के बीच होगा। ये चीज का ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे देखो, अपने जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। वो टॉपिक अपने दोस्तों RL और RC दोनों समांतर परिपथों को पढ़ लिया था और पूरा डीपली मैंने आपको समझा दिया था। आज अपना इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें पढ़ेंगे RLC, RLC, समांतर परिपथ। किसके बारे में बात करेंगे? RLC समांतर परिपथ के दोस्तों बात करेंगे, जिसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है। एक रेजिस्टेंस R, इसके साथ एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर यानी संधारित्र। तीनों सप्लाई के आर पार जुड़ जाते हैं, R, L और C। तो उसे RLC समांतर परिपथ कहा जाता है। क्या कहते हैं? RLC समांतर परिपथ कहा जाता है। देखो दोस्तों, यहां पे क्या है, नोड या संधि का निर्माण हो रहा है। उससे पहले मैं बात करता हूं RLC के अंदर क्या होगा। तो RLC में आपको पता है, नॉर्मल सी बात होगी। इसमें क्या है, वोल्टेज का मान यानी V बराबर VR बराबर VL और बराबर क्या होगा, BC। चारों का मान क्या होगा, समान होगा, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज का मान क्या रहता है, समान रहता है। दूसरी बात, यहां पे क्या बढ़ रही है, ये नोड या संधि बढ़ रही है। और जब नोड या संधि का निर्माण होता है तो किसका नियम लागू होता है, KCL लागू होता है। क्या लागू होता है, KCL। अब KCL का कौन सा योग लागू होगा, सदिश लागू होगा या बीजगणित के? तो इसमें सदिश या फेजर लागू होता है। KCL का सदिश योग, जिसको बोलते हो आप फेजर। क्या बोलते हो, फेजर। उसकी बात करूंगा मैं। यानी यहां पे KCL लागू होगा। KCL ये कहता है आने वाला जाने वाले के बराबर होता है। इसको सदिश या फेजर या वेक्टर से ज्ञात करते हैं। अगर मैं इसके फेजर की बात करता हूं तो मेरे पास यहां पे 3 प्रकार के भार हैं। कौन कौन से भार हैं मैं उसकी बात करूंगा। एक तो आपके पास दोस्तों क्या है, रेजिस्टिव लोड है।
एक आपके पास इंडक्टिव लोड है और एक आपके पास दोस्तों कौन सा है, कैपेसिटिव लोड है। ये 3 लोड है। अगर मैं इस लोड की बात करूं यहां पे आर की, आर लोड में क्या होगी, धारा वोल्टेज क्या चलती है, इन फेज, यानी इसका ग्राफ तो ऐसे बनता है, बी आर और आई आर क्या रहते हैं, दोनों के दोनों इन फेज रहते हैं। दूसरी बात करें इसकी, तो यहां पे क्या रहता आपका बीएल और यहां पे क्या रहता आपका आई। दोनों के बीच में धारा और फेज वोल्टेज के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री। इंडक्टर में धारा 90 डिग्री पिछड़ जाती है उसकी वोल्टेज के साथ, वोल्टेज 90 डिग्री आगे होती है। तीसरी किसकी बात करें, कैपेसिटर की, तो इसमें क्या बनता है इसका, यहां पे तो होता है दोस्तों बीसी और यहां पे होता है इसका बीएल, सॉरी आईसी। इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, यहां पे धारा 90 डिग्री अग्रगामी, वोल्टेज 90 डिग्री पश्चगामी। तो ये 3 वेक्टर जुड़ चुके हैं, या तीनों के तीनों लोड जुड़ चुके हैं एक सर्किट के अंदर ही। एक सर्किट में तीनों के तीनों भार जुड़ चुके हैं। तो ये धारा है ना, ये वाली धारा, ये इसकी मुख्य धारा यानी आई। अब वो तीनों में प्रवाह होगी और तीनों में प्रवाह होने के कारण अब ये मुख्य वोल्टेज के साथ क्या एंगल बनाती है और क्या फेजर बनाती है उसकी बात मैं करूंगा। अब यहां पे तीनों के अलग अलग सर्किट को जब बनाएंगे तो आप तीनों को फेजर को लेके चले। इसमें अपने जब फेजर को बनाएंगे तो इसका फेजर जब देखते हैं धारा का, जब मैं इसमें केसीएल को लागू करता हूं तो इसका फेजर बनाते हैं। किसकी बात करेंगे, इसके फेजर की, या मैं वेक्टर की अगर बात करूं इसका फेजर या वेक्टर। तो देखो आराम से बात करेंगे इसके अंदर। तो पहली कंडीशन में आपके पास क्या ये कंडीशन आती है, मान लिया यहां पे मैं लिख दिया V बराबर BR बराबर BL बराबर BC। इनके बीच में कोई एंगल नहीं बनता, तीनों के तीनों चारों एक लाइन पे रहते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या है, यहां पे कैसे लागू होता है, समांतर क्रम में वोल्टेज का मान क्या रहता है, समान रहता है। अब इसके साथ इन फेज कौन है, इन फेज आपका पास क्या है, इसके साथ आपका करंट है जो किसका मान है, आई आर का है। तो ये जो मैंने फेजर बना दिया वो किसका बना दिया, ये मेरा रेजिस्टेंस लोड के अंदर चल रहा है, इसके अंदर ये फेजर बन रहा है, यानी आई आर के साथ वो फेजर मेंटेन किया है वो ये है, और किसके साथ, बी आर के साथ ये इन फेज चल रहा है। अब देखो इसके बाद मैं नोट करूं बीएल के साथ, तो बीएल का फेजर आपका ये बन रहा है। बीएल के साथ कौन बनाएगा, तो आईएल, तो आईएल का फेजर आपके पास दोस्तों ये, बीएल से आईएल पिछड़ रहा है 90 डिग्री। तीसरी बात करें, जैसे यहां पे आईएल जा रहा है, ये आपका आईएल है, आईएल इस वोल्टेज के साथ ये एंगल बना के चलेगा 90 डिग्री के साथ। अब देखो, अब मैं कैपेसिटर की बात करता हूं, अगर कैपेसिटर की बात करूं, किसकी बात करूं, संधारित्र की, तो संधारित्र का जो फेजर बनता है वो ये फेजर बनता है ऐसे। आपके पास संधारित्र की धारा मान लिया यहां पे है ये आईसी, ये 90 डिग्री क्या कर रही है, लीड कर रही है किससे, मुख्य वोल्टेज से, तो ये आईसी। अब इन सभी वोल्टेज के साथ सभी करंट का मैंने एंगल बना दिया, एक तो किसका बना दिया आईसी का, एक किसका बना दिया आईआर का, और एक किसका बना दिया आईएल का। अब एक चीज का ध्यान रख लेना, प्रश्न में पूछ सकता आपको क्या बात, आरएलसी समांतर परिपथ में आईसी व आईएल के बीच में कला कौन होता है, किसके बीच में, आईसी व आईएल के बीच कला कोण, तो वो दोस्तों होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब 2 पाई, कितने का होता है, 2 पाई का। ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर है और यहां का जो ये एंगल है वो 180 डिग्री होता है, यानी ये धारा इस धारा से 180 डिग्री क्या होती है, पिछड़ जाती है। अब देखो, अब इसका मान डिपेंड करेगा, मैंने इसका ग्राफ छोटा बनाया, इसका मान कम है, इसका मान क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब क्या कहना चाहता है
कि आपके अंदर यहां पे इस ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है, आईसी ग्रेटर देन है किससे, आईएल से। ये कंडीशन है। अगर आईसी ग्रेटर देन है आईएल, तो इसका मतलब आईएल का मान कम है, आईसी का मान क्या है, ज्यादा है। क्यों? तो आपको नोट किया होगा आपने, आईसी बराबर होता है V बटा में एक्सी और आईएल बराबर होता है B बटा में एक्सएल। जब एक्सी का मान कम है तो आईसी का मान क्या हुआ, ज्यादा हुआ। एक्सएल का मान ज्यादा था तो आईएल का मान क्या हुआ, कम हुआ। अब यहां पे जो इन दोनों का जो करंट होगा, इन दोनों का क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो आपका जो वेक्टर आता है, मान लिया वो यहां पे आ जाता है, यहां पे जो वेक्टर आता है वो क्या आपके पास, वो है आईसी माइनस में आईएल, ये आ जाता है। इसका मतलब आईसी बड़ा है किससे, आईएल से। अब देखो इसका जब मैं वेक्टर बनाता हूं, क्या बनाता हूं, वेक्टर। आपका आईसी माइनस क्या, आईएल है, इसका जो वेक्टर बनाते हैं इस प्रकार से इसका वेक्टर बनता है यहां पे से। ये वेक्टर बनता है। ये आपकी क्या होगी, मुख्य धारा आई और ये मुख्य वोल्टेज यहां पे चल रही है, इसका ये थीटा एंगल होगा, ये होगा पावर फैक्टर। क्या होगा, पावर फैक्टर। अब देखो यहां पे धारा, मुख्य धारा क्या अग्रगामी है किससे, मुख्य वोल्टेज, इसका मतलब यहां पे पावर फैक्टर कौन सा आएगा, अग्रगामी। क्या आएगा दोस्तों, अग्रगामी। अग्रगामी को क्या बोलते हैं, लीडिंग पावर फैक्टर होगा। क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर होगा। इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक पावर फैक्टर कहते हैं। अगर ये कंडीशन आ जाती है ना इसके साथ, तो एक चीज को आपको यहां पे ये भी नोट करना पड़ेगा, क्या कि अगर मैं कहता हूं आईसी का मान ज्यादा था आईएल से, तो आपका वेक्टर किस में चला गया, अग्रगामी में चला गया। तो इसका मैं फेजर बनाता हूं, फेजर में मैं क्या लिखता हूं, आईटी का मतलब मुख्य धारा, जो ये आईटी आपकी, जो यहां से करंट फ्लो हो रहा है, ये आईटी है। आईटी का वेक्टर, यानी मैं क्या लिख सकता हूं, आईटी का वेक्टर बराबर आईआर का वेक्टर, आईआर का वेक्टर प्लस में आईसी माइनस में आईएल का वेक्टर। किसके अंदर, अग्रगामी पावर फैक्टर के अंदर आ रहा है। अब देखो इसको आगे लिखोगे तो आप लिख सकते हो आईटी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आईआर स्क्वायर प्लस में आईसी माइनस में आईएल का स्क्वायर। इसकी स्क्वायर का होगा, इस पे क्या लग जाएगा दोस्तों, रूट लग जाएगा। तो ये जो पावर फैक्टर का फेजर बन रहा है, ये किसका आ रहा है, अग्रगामी का आ रहा है। किसका आ रहा है, अग्रगामी का। समझ में आई मेरी बात। अब देखो अगर अग्रगामी पावर फैक्टर, तो आपका एक नंबर कंडीशन ये है। अब वोल्टेज का मान तो दोनों में क्या है, समान है। क्या है, वोल्टेज का मान दोनों के अंदर क्या है, समान है। यानी इसकी वोल्टेज का मान क्या है, बराबर है। समांतर क्रम में वोल्टेज का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। अब यहां पे एक्सी का मान कम है तो ये ज्यादा है, इसका मान ज्यादा, इसमें ये भी लिख सकता हूं ना मैं, क्या एक्सएल ज्यादा होगा, एक्सएल ज्यादा था तो ये कम था, तो एक्सएल ग्रेटर देन किससे, एक्सी से। ये चीज का ध्यान रख लेना, ये उल्टा है सीरीज का बिल्कुल। अगर आपको समांतर में बोल देता है ये कंडीशन है, तो पावर फैक्टर कौन सा होगा दोस्तों, अग्रगामी होगा, पश्चगामी मत कर देना आप। समझ में आई मेरी बात। यानी ये ज्यादा है तो ये क्या होगा, कम है, ये कम है तो ये आईसी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये आपकी अग्रगामी की कंडीशन है। समझ में आई मेरी बात। दूसरी बात मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं, क्या आपने यहां पे ये भी नोट करना है। दूसरी बात में क्या नोट करना है, तो आपने पढ़ा है बीसी, बीसी बराबर क्या होता है, 1/XC, 1/XC। और बीएल बराबर क्या होता है, तो 1/XL। पूरा समझाया पिछली वीडियो में बीएल क्या है और बीसी क्या है। संधारित्र की अग्राह्यता, प्रेरकत्व की अग्राह्यता प्रतिकार्यता के विलोमानुपाती होती है। अब देखो इसका मान क्या आ रहा है, कम आ रहा है,
इसका मान कम है तो इसका मान क्या होगा, ज्यादा, यानी BC ग्रेटर देन होगा। इसका मान क्या है, एक्सएल का मान, एक्सएल का मान आपके पास ज्यादा है तो एक्सएल का मान ज्यादा है तो BL का मान क्या होगा दोस्तों, कम होगा। इसका मतलब BC ग्रेटर देन होगा किससे, BL से। तो फिर भी पावर फैक्टर कौन सा रहेगा, अग्रगामी रहेगा। क्या रहेगा, अग्रगामी। तो ये फेजर मेरे को बता रहा है कि यहां पे जो पावर फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, अग्रगामी आएगा। क्या आएगा, लीडिंग पावर फैक्टर मेरे को यहां पे मिलेगा। और समांतर परिपथ में जब लीडिंग कंडीशन आ जाती है तो ये ऑप्शन भी आपका राइट ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी आपका राइट ऑप्शन है और ये ऑप्शन भी आपका क्या है दोस्तों, राइट ऑप्शन है। समझ में आई मेरी बात, समझ में आ रही है ना मेरी बात। ये तो अब देखो, अगर ये कंडीशन मेरे पास आ जाती है तो इस अवस्था में इस प्रकार से करंट की गणना कर लूंगा। वोल्टेज का मान यहां पे क्या रहता है, समान रहता है। और पावर फैक्टर में मेरे को पता है मेरे को क्या लिखना है, तो पावर फैक्टर बराबर यहां पे वही बात होती है, cos फाई बराबर क्या होता है, तो cos फाई बराबर होता है आधार बटा करण। आधार क्या आपके पास, आधार में आपके पास दोस्तों IR है, करण क्या आपके पास, तो आपके पास क्या है, IT है। तो ये उसका क्या होगा, cos फाई, और वो क्या है, हमेशा ही लीडिंग होगा। क्या होगा, लीडिंग। लीडिंग का मतलब वो क्या होगा, अग्रगामी होगा। IT किस जगह वो ये भी लिख सकता है। अब यहां पे जो ये पावर फैक्टर है वो कौन सा दे रहा है मेरे को, लीडिंग आ रहा है इस फेजर के अंदर, इस फेजर के अंदर। समझ में आई मेरी बात। अब मेरे को कोई ये बोल देता है, जैसे प्रश्न आ जाता है कि लीडिंग पावर फैक्टर है, क्या है आपके जो यहां पे लीडिंग पावर फैक्टर है और फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हो, आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, तो आपने फ्रीक्वेंसी को जैसे ही बढ़ाया, इस कंडीशन में आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज करके फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, और जब फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ गया ना, तो फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ने से क्या होगा वो देखो, तो फ्रीक्वेंसी का मान जब बढ़ता है तो आपका इन दोनों पे प्रभाव पड़ने वाला है, IL और IC के ऊपर। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे XC का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि XC बराबर क्या होता है, 1/2 पाई FC। फ्रीक्वेंसी का मान जैसे आपने बढ़ाया तो XC का मान क्या हो गया, कम हो गया, और XC का मान कम हो गया तो IC का मान आपका क्या होगा दोस्तों, और बढ़ेगा। IC का मान और बढ़ेगा, क्यों, फ्रीक्वेंसी बढ़ी, ये क्या हुआ, कम हुआ, और जब XC कम हो जाता है तो XC कम होने से IC का मान बढ़ता है, तो ये बढ़ गया। समझ में आई मेरी बात। अब देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ी, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे एक्सएल पे प्रभाव पड़ेगा। एक्सएल बराबर क्या होता है, 2 पाई FL होता है। फ्रीक्वेंसी जब बढ़ रही है तो एक्सएल का मान क्या हुआ, बढ़ा, एक्सएल का मान बढ़ा तो IL का मान और कम हो गया। इसका मतलब IL का मान कहां पे चला गया, आपका जो IL का मान आ गया वो यहां पे आ गया। अब देखो आपका जो वेक्टर जाएगा वो और ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब वेक्टर आपका लगभग यहां पे पहुंच जाता है, इस बिंदु पे वेक्टर आ जाता है। अब जब वेक्टर आपका यहां पे पहुंचता है तो वो देखो फिर बात ये वाली कंडीशन में, ये थीटा एंगल में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। आपका थीटा एंगल क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है, और जब थीटा एंगल आपका बढ़ता है तो पावर फैक्टर में क्या आती है, कमी या वृद्धि। थीटा एंगल बढ़ने पावर फैक्टर में क्या आती है, कमी हो जाती है, यानी पावर फैक्टर गिरेगा, और पावर फैक्टर गिरता है इसका मतलब परिपथ ज्यादा कैपेसिटी होने का प्रयास कर रहा है। क्या हो रहा है, ज्यादा कैपेसिटी। तो ये बातें आपको नोट करनी है कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ने या कम होने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो प्रभाव भी आपको यहां पे ध्यान रखने पड़ेगा। तो ये मैंने किसकी बात की, RLC का फेजर बना दिया है, और RLC का कौन सा फेजर है, तो ये आपके पास लीडिंग का है। किसका है, लीडिंग का। तो इस प्रकार से आप पावर फैक्टर की गणना कर लोगे, पावर में आपके पास कोई समस्या नहीं आएगी। इंपीडेंस मैं दोनों का ही तुल्य बना दूंगा। इसके बाद मैं बात करता हूं इसके दूसरे फेजर की, किस फेजर की बात करते हो, तो ये था किसका, अग्रगामी का, तो उसकी दूसरी की बात करेंगे पश्चगामी का, यानी किसकी भांति काम करेगा, तो ये RC की भांति काम करेगा। किसकी भांति काम करेगा, RC की भांति। अब देखो इसके बाद कोई समस्या नहीं, दोनों सेम टू सेम चीजें, कोई डिफरेंस नहीं आएगा बातों में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली।
अब इसके दूसरे फेजर की मैं अगर बात करता हूं कि ये दूसरा फेजर इसका पश्चगामी का भी बन सकता है ना, बन सकता है बिल्कुल। तो ये देखो यहां पे B बराबर में, BR बराबर में, BL बराबर में BC है, कोई समस्या नहीं। इसके साथ आपका IR इन फेज है, क्या है IR इन फेज चल रहा है। अब देखो इसमें जो करंट की वैल्यू मैं नोट करता हूं ये तो इन फेज चलता है, तो यहां पे IL चल रहा है, IL क्या हो पिछड़ रहा है और IL का मान बहुत ज्यादा, इतना मान आ रहा है, मतलब IL आपका इस बिंदु पे है। अब की बार IL बड़ा हो जाता है और आपके पास जो IC का मान आता है, तो IC मेरे को पता है लीड करता है, बिल्कुल लीड करता है किससे, BC से। तो BC के साथ वो लीड कर जाता है, कितना लीड कर जाता है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का ग्राफ इसका यहां पे बढ़ जाता है इससे। ये आपका क्या है IC है। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस वो कितना है 180 डिग्री रहता है, कोई डिफरेंस नहीं, चाहे लेगिंग में आए चाहे लीडिंग में, दोनों का फेज डिफरेंस 180 डिग्री। अब ये छोटा है, इसका मतलब बड़ा कौन हो गया, IL ग्रेटर देन IC है। अब IL ग्रेटर देन IC है ना, तो इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं क्या, B बटा XL ग्रेटर देन B बटा XC। एक ही बात है, इसका मान कम हुआ तो इसका मान ज्यादा होगा, इसका मान क्या हुआ ज्यादा, तो इसका मान क्या हो गया, कम हो गया। अब इसका देखो फेजर कहां पे चला जाता है, तो इसका अगर फेजर नोट करोगे आप तो यहां तक वैल्यू जो आएगी, यहां तक की वैल्यू ले लो आप। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, IL माइनस में IC, IL माइनस में IC ये वैल्यू होगी और इसका फेजर बढ़ाएंगे तो वो इस प्रकार से इसका फेजर बन जाएगा। अब देखो ये इसका फेजर होगा। अब ये जो मान है ये तो क्या है इसका, ये है IL माइनस में IC, ये आपके पास क्या है IR है और ये आपके पास क्या धारा मुख्य IT है। इसमें क्या है, इसमें ये कंडीशन है IL ग्रेटर देन है किससे, IC से। तो आपका मुख्य धारा पिछड़ रही है किससे, मुख्य वोल्टेज से। मुख्य धारा ये है, मुख्य वोल्टेज से पिछड़ रही है, ये देखो थीटा एंगल के साथ। इसका मतलब यहां पे जो पावर फैक्टर होगा वो दोस्तों कौन सा होगा, पश्चगामी। क्या होगा, पश्चगामी। समझ में आ रही है मेरी बात। अब देखो यहां पे इसका पावर फैक्टर पश्चगामी है, जिसको बड़े क्या बोलते हैं, लैगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लैगिंग कहते हैं। अब देखो इसका मैं अगर वेक्टर बनाऊं तो इसका वेक्टर मैं अब ऐसे लिख दूंगा, IT का फेजर बराबर में IR फेजर प्लस में IL माइनस में IC और IT बराबर क्या हो जाए, इसका स्क्वायर कर दो तो इस पर पूरे पे क्या लगा दो, रूट लगा दो, IR स्क्वायर प्लस में IL माइनस में IC स्क्वायर का रूट, ये इसका IT होगा। अब देखो ये तो लीडिंग में आपने बता दिया। अब यहां पे क्या होने वाला वो देखो, थोड़ी सी बात, IL ग्रेटर देन IC क्या होगा, XL कम होगा, XC क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब XL लेस देन XC ज्यादा है, ये चीज का ध्यान रखना। अब ये ज्यादा है ना, तो आप ये भी लिख सकते हो BC 1/XC, BL 1/XL। जब आपका XC कम है, क्या है, XC कम है, तो BC क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी BC ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, सॉरी XC ज्यादा है तो BC क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो BC लेस देन हो जाएगा किससे, BL से। ये चीज का ध्यान रखें, क्योंकि आपका XC ज्यादा है ना, XC ज्यादा तो BL क्या हुआ, BC कम हुआ और BL क्या हो गया, ज्यादा। XL ज्यादा है तो XL जब ज्यादा है आपका, तो आपने मेंटेन किया यहां पे कि किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो आपके पास XL का मान क्या आ रहा है, XL का मान कम आ रहा है। XL का मान देखो यहां पे कम है और XL का मान कम है, तो BL का मान क्या है, ज्यादा है।
बी एक्सी का मान क्या है, एक्सी का मान यहाँ पे क्या ज्यादा है, तो बीसी का मान क्या है, कम है। तो इन तीनों में पावर फैक्टर कौन सा आ जाएगा, पश्चगामी का बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, पश्चगामी। तो ये समांतर की फेजर की कंडीशन मैंने बताई है पश्चगामी। अब अगर आपको कोई ये पूछ लेता है कि पावर फैक्टर पश्चगामी है, अगर फ्रीक्वेंसी को मैं कम करता हूं या ज्यादा करता हूं, तो आप फेजर के द्वारा बता सकते हैं इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये मैंने करंट के दोनों फेजर बना दिए। ये किसका है, पश्चगामी का। इससे पहले कौन सा बनाया आपने, अग्रगामी का बना दिया। बात समझ में आई होगी दोस्तों मेरी। अब देखो इसके बाद, अब मेरे को नहीं पता पश्चगामी है अग्रगामी है, तो फिर मैं क्या लिखता हूं, तो फिर मैं इसको ये बना देता हूं। अब मेरे को नहीं पता अग्रगामी है पश्चगामी है, तो इसके फेजर को फिर मैं कैसे लिखता हूं, फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, जो बड़ा होगा वो पहले आ जाए। इसका मतलब आई टी बराबर होता है आई आर प्लस में आई एल माइनस में जो छोटा बड़ा इसका स्क्वायर और इसका क्या होता है, रूट होता है। समझ में आई दोस्तों मेरी बात। तो ये इसके आई टी के बराबर होता है, यानी आई टी बराबर इसका ये होता है। अब अगर आई टी बराबर ये होता है तो इसका मैं प्रतिबाधा निकालता हूं, इंपीडेंस यानी जेड की गणना। आप इंपीडेंस में क्या लिख सकते हो वो देखो। तो इंपीडेंस में यहां पे क्या लिख सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं V बटा जेड, V बटा जेड स्क्वायर, यहां पे V बटा आर स्क्वायर प्लस में B बटा एक्सएल, B बटा एक्सी का स्क्वायर। अब सभी में V क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो V कॉमन आएगा तो यहां पे हो जाएगा V स्क्वायर बटा में जेड स्क्वायर, B स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहां पे बच गया दोस्तों 1 बटा आर स्क्वायर प्लस में 1 बटा एक्सएल माइनस छोटा बड़ा 1 बटा एक्सी, ब्रैकेट में बंद धनुकोष्ठक ब्रैकेट, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर यहां पे, तो इसका स्क्वायर है बात। तो देखो V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे क्या बच जाएगा 1 बटा जेड स्क्वायर बराबर 1 बटा आर स्क्वायर प्लस में 1 बटा एक्सएल छोटा बड़ा 1 बटा एक्सी का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। तो ये इसके जेड के बराबर मेंटेन करके लिख सकते हो, जेड बराबर इसमें क्या होगी, ये कंडीशन आएगी। अब ये नहीं आता तो ऑप्शन में आपको ये भी दे सकता है, एक्सएल बराबर क्या है 2 पाई एफ एल और एक्सएल बराबर क्या है ओमेगा एल, एक्सी बराबर क्या है 1 बटा 2 पाई एफ सी, 1 बटा 2 पाई एफ सी। अब देखो एक्सी बराबर 1 बटा ओमेगा सी, इसके बाद 1 बटा जेड स्क्वायर बराबर 1 बटा आर स्क्वायर प्लस, अब 1 बटा एक्सएल की जगह क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा एक्सएल की जगह क्या लिखते हैं, एक्सएल बराबर क्या है ओमेगा एल, तो यहां पे क्या लिखेंगे 1 बटा ओमेगा एल छोटा बड़ा का निशान। अब देखो एक एक्सी की जगह एक्सी का उल्टा लिखेंगे 1 बटा ओमेगा सी, यानी ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा और यहां पे लिखेंगे तो क्या आएगा ये ओमेगा सी इसका होल स्क्वायर। अब यानी आपके पास 1 बटा जेड स्क्वायर बराबर 1 बटा आर स्क्वायर 1 बटा ओमेगा एल प्लस माइनस 1 बटा ओमेगा सी की होल स्क्वायर। तो ये भी कंडीशन सही है और ऊपर वाली कंडीशन भी बिल्कुल सही है। अब देखो 1 बटा जेड स्क्वायर बराबर 1 बटा आर स्क्वायर। अब देखो एक्सएल के बराबर क्या लिख सकते हैं, तो इसकी जगह क्या होता है, एक्सएल का उल्टा क्या है, तो वो है बीएल और एक्सी का उल्टा क्या है बीसी, इन दोनों की जगह ये लिख सकते हैं अब इसका होल स्क्वायर। तो यानी 1 बटा जेड स्क्वायर बराबर ये कंडीशन बिल्कुल सही होगी। देखो इसके बाद बात करते हैं शक्ति गुणन की। आरएलसी का शक्ति गुणन पढ़ोगे ना, उसमें कोई समस्या नहीं है। आरएलसी समांतर परिपथ का शक्ति गुणन
पावर फैक्टर में आपको पता है cos फाई बराबर क्या होता है, तो cos फाई बराबर आपने पहले ही पढ़ा था। एक तो होता है यहां पे G बटा में Y समांतर क्रम में चालकता और प्रवेशिता का अनुपात क्या पावर फैक्टर है। दूसरी बात इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, G बराबर क्या है 1 बटा और Y बराबर क्या है 1 बटा Z। इसका मतलब cos फाई बराबर आप ये भी लिख सकते हो 1 बटा 1 बटा Z, यानी क्या हो जाए cos फाई बराबर Z बटा। ठीक है, अब देखो cos फाई बराबर मैं ये भी लिख सकता हूं क्या IR बटा में IT, और cos फाई बराबर अगर ये RLC है तो इसमें पूरा लिख सकते हो आप IR बटा में लिख सकते हो IR स्क्वायर प्लस में IL माइनस में छोटा बड़ा, जो बड़ा होगा पहले छोटा होगा बाद में इसका क्या कर दो रूट कर दो। अब देखो पक्षगामी है अग्रगामी, जो मैंने बता दिया है, अगर कंडीशन आपके पास ये आती है, ये मैंने बता दिया आपको पीछे इसमें वेक्टर के अंदर बताया था, या आपके पास कंडीशन ये आती है और या कंडीशन आपके पास ये आती है, तो आपका जो पावर फैक्टर आएगा वो किस में आएगा, वो आएगा लीडिंग। क्या आएगा लीडिंग। ये चीज का ध्यान रखना, ये मैंने पूरा वेक्टर से आपको समझाया पहले। अगर इसमें कंडीशन ये आती है इसका उल्टा, तो आपका पावर फैक्टर उस समय क्या आएगा लैगिंग। ये चीज का ध्यान रखना बस। तो ये मैंने पावर फैक्टर की बात की दोस्तों, यहां पे आरएलसी की कौन सा आ रहा है, लेगिंग आ रहा है या लीडिंग है, पूरा वेक्टर या फिर जैसे मैंने समझाया वैसे आपको पहले, और ये इसके साथ नोट कर लेना। इसके बाद पावर की गणना करेंगे तो P बराबर यहां पे होता है VI cos फाई, तो ये पावर बराबर आप निकाल सकते हैं P इक्वल टू VI cos फाई होता है। तो ये दोस्तों मैंने बात की आरएलसी सर्किट की, आरएलसी समांतर परिपथ की। अब देखो इसका मैं अगर एक क्वेश्चन करवा देता हूं, एक क्वेश्चन की बात करें अपने यहां पे, आपने पावर फैक्टर निकाल लिया, BL BC मैंने बता दिया क्या होता है, BL क्या है BC क्या है मैंने बता दिया आपको। संधारित्र की अग्राह्यता प्रेरित्र की अग्राह्यता के बारे में मैंने समझाया, पूरा कॉन्सेप्ट आपको ये आगे काम में आएगा अपने, जब आप रेजोनेंस पढ़ोगे तो ये बहुत चीज काम में आने वाली है। आगे देखो इसके बाद बात करते हैं एक क्वेश्चन की, वो देखो जैसे क्वेश्चन दे दिया मेरे को, ये जुड़ गया इसमें से, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक इंडक्टर लगा हुआ है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तीनों किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम। R है, L है, C है। यहां पे 100 वोल्टेज 50 हर्ट्ज की ऐसी सप्लाई आपने दे दी, ठीक है। आपको मान दिया हुआ है, यहां पे आर का मान दे दिया इसने, मान लिया 2500, कितना दे दिया 2500, यानी जो आर की वैल्यू दी है वो कितनी आपके पास 2500 आती है। उसके साथ यहां पे जो मान दिया है इसका एक्सल का मान, एक्सल का मान आपको दिया है 20 ओम, कितना दिया है 20 ओम, और एक्सी का मान आपको दिया मान लिया 50 ओम, कितना दिया है 50 ओम। तो देखो यहां पे मेरे को सबसे पहले तो एक बात पूछ रहा है यहां पे कि इसका आईटी क्या होगा, दूसरी बात इसका इंपीडेंस क्या होगा, इसका कोस फाई क्या होगा, इसकी पावर क्या होगी, यानी कोस फाई यानी पावर फैक्टर का मान पूछ रहे हैं, कोस फाई का मान क्या होगा, पावर क्या होगी इसकी। अब पूछ रहे था आईएल आईआर क्या होगी, वो आपने निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं इसका इंपीडेंस निकालने के लिए मैं धारा से निकाल सकता हूं, जेड से भी निकाल सकता हूं, दो तरीके मैंने आपको बताए हैं। जैसे आप इंपीडेंस को निकाल के इंपीडेंस दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहले आप इंपीडेंस ऐसे निकाल सकते हैं, इसका 1/z² बराबर था 1/r² प्लस का निशान
1/xl माइनस में 1/xc का होल स्क्वायर, यही था दोस्तों। अब देखो 1/z² r का मान दिया 1/25 की स्क्वायर, प्लस में दोनों में से बड़ा कौन है, xc बड़ा है, तो इसका मतलब पहले xc को ले लो 1/50 माइनस, यानी बड़ा कौन आ रहा है, पहले जिसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है उसको पहले लिख लो 50, और यहां पे जो वैल्यू आ रही है 50, इसका मतलब 20, इसकी तो वैल्यू जब हल करोगे ना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 20, क्योंकि 1/20 ज्यादा होता है किससे, 1/50 से, 1/20 1/50 की होल स्क्वायर। वैसे लोगों को कोई समस्या नहीं, स्क्वायर करो तो अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस आएगा तो वैल्यू आती है अपने पास, क्योंकि माइनस का स्क्वायर होता है अपने आप प्लस हो जाता है। 1/z² 625 प्लस में दोनों का डिफरेंस लघुत्तम ले लो, दोनों का जो लघुत्तम आएगा वो कितना आ जाएगा 100, कितना आएगा 100, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2, इसका स्क्वायर 1/z² बराबर 1/625 प्लस में 3 9, 3 का डिफरेंस बटा में 10,000। अब इसका लघुत्तम ले लो, इसका देखो एलसीएम लोगे तो इसका आएगा 10,000, 10,000 आएगा तो यहां पे कितना आ जाएगा भाई 16 प्लस ये कट जाएगा, इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा 9, तो ये हो गया आपके पास 1/z² बराबर हो गया 25, ऊपर 25 आ गया ना, 25/10,000। अब देखो z² बराबर क्या आ जाएगा, तो z² बराबर हो जाएगा, उल्टा कर दो 25 सॉरी 10,000/25 का रूट, तो ये हो जाएगा आपके पास 100/5, यानी इंपीडेंस आएगा दोस्तों 20 ओम। कितना आ जाएगा 20 ओम। ये इंपीडेंस की वैल्यू कितनी आ रही है 20 ओम। आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, पर इस प्रकार से निकालने से अलावा आप और तरीके से भी निकाल सकते हो, वो देखो कैसे, उसके भी निकाल सकते हो, एक ही बात उससे इतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिंपल तरीका है, रंग से निकाल सकते हो आप। सबसे पहले आप किसको निकालो, IR को निकालो। IR बराबर क्या है V/R, वोल्टेज का मान कितना 100 बटा में 25, कितना आ गया 4 एम्पियर, यानी यहां पे धारा का मान है 4 एम्पियर। IL निकालोगे तो V/XL 100/20, कितना आ गया 5 एम्पियर, यानी यहां पे धारा का मान है 5 एम्पियर। उसके बाद IC निकालोगे तो V/XC 100/50, कितना आ गया 2 एम्पियर, तो यहां पे धारा का मान है 2 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं। अब IT निकालो, IT बराबर होता है जी IR² प्लस में IL माइनस में IC की होल स्क्वायर का रूट, यही होता है। अब देखो IR का मान आपके पास है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इन दोनों का डिफरेंस 5 और 3 का स्क्वायर 9, 25 का रूट 5 एम्पियर, यानी यहां पे धारा कितनी आपके पास आ रही है, वो आ रही है 5 एम्पियर, यानी यहां का जो करंट है वो 5 एम्पियर आ रहा है, कितना आ रहा है 5 एम्पियर, ये चीज का ध्यान रखना। 5 एम्पियर करंट आ गया। अब Z निकालना है, तो Z बराबर क्या होता है पता आपको, V/I, वोल्टेज का मान कितना है 100/5, कितना आ जाएगा 20 ओम, तो उतना ही पहले है उतना ही भी आएगा, इंपीडेंस का मान कितना आ जाएगा 20 ओम। और क्या पूछ रहा है वो cos φ क्या होता है Z/R, Z का मान क्या है, तो Z का मान आपके पास कितना निकाला आपने 20, R का मान कितना है 25, तो ये आएगा 0.8। अब ये लेगिंग है या लीडिंग है वो देखो आप, आपके पास किसका मान ज्यादा है, तो IL का मान ज्यादा है, XL का मान कम करने की बात है, किसमें जाएगा ये लेगिंग पावर फैक्टर है इसका, कौन सा है लेगिंग, ये चीज का ध्यान रखना। पश्चगामी पावर फैक्टर आएगा 0.8 पश्चगामी, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आप लिख सकते हो IL ग्रेटर देन है किससे IC से, और ये कंडीशन आप देख लो, इसका मान 5 एम्पियर, इसका कितना है 2 एम्पियर।
अब आप क्या निकालोगे, पावर, और P बराबर आपको पता है क्या होता है, VI cos फाई। वोल्टेज का मान 100, धारा कितनी है कुल 5, पावर फैक्टर कितना है 0.8, 8 5 40 यानी 400 वाट। इसकी पावर होगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 400 वाट। तो ये आपका इस प्रकार से प्रश्न, किसी प्रकार से प्रश्न को वो पूछ लेता तो आप इस प्रकार से प्रश्न को हल करके पूछ सकते हो। एक प्रकार प्रश्न इसको ऐसे दे दिया इसने, ये सेम प्रश्न है मान लिया, इस चित्र को वो ऐसे बना लेता है, इस प्रकार से बना के, या इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ है, परंतु ये जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन इसने यहां पे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया मान लिया, ऐसे। अब क्या कहता है, यहां पे इसने एम्पीयर मीटर लगा दिया, ऐसे एम्पीयर मीटर लगा दिया, एम्पीयर मीटर का पठन बताएं कितना आएगा। अब यहां पे जो एम्पीयर मीटर का पठन आएगा वो आप ऐसे नहीं सकते 2 5 और 2 7 नए वेक्टर से कहीं, दोनों का डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस आएगा दोनों का, डिफरेंस दोनों का कितना है 5 माइनस 2 कितना आएगा 3 एम्पियर आएगा। इसका पठन यहां पे होगा वो 3 एम्पियर होगा, न कि 7 कर दो, न आप वेक्टर से कर सकते, इन दोनों का अंतर होगा। अगर इन दोनों से पहले कोई एम्पीयर मीटर लगता है, दोनों का डिफरेंस पड़ेगा, तो ये कितना पड़ेगा दोस्तों 5 एम्पियर पड़ेगा। तो ये दोस्तों मैंने बात की, इस प्रकार से न्यूमेरिकल पूछेगा तो आप न्यूमेरिकल करके देख लेना, कोई समस्या आए तो मेरे को बता देना। धन्यवाद दोस्तों। क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो सभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।